हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का। अब ये क्या क्या पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैसे कैसे चीज़ें इसके अंदर लेबल की जाती हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें, सबसे पहले जो जो इनिशिएशन हम कर रहे हैं वो हम कहाँ से कर रहे हैं, वो इनिशिएशन हम कर रहे हैं आपका बाहर की 3 लेस से। तो जब भी आपसे बात की जाती है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल को जो सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो किसके थ्रू करवाया जा रहा है, तो वो हम ये सारी चीज़ें एक के पढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ से रिमूव करके दूसरे साइड बना देती हूँ। देखें, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है ये कहलाती है आपकी स्लाइम लेयर। अगर कंडीशंस प्रॉपर नहीं है और आपका अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो एक सिचुएशंस प्रॉपर नहीं है, अनवांटेड सिचुएशंस हैं, तो उस कंडीशन में ये पतली एक स्लाइम लेयर होती है जो कि वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो इस स्लाइम लेयर को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक हार्ड कैप्सुलेटेड लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो या तो ये स्लाइम लेयर बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा। ओके, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो हमेशा हम सेल में देखते हैं, आप लोग ने कई दफ़ा सेल पढ़ा होगा तो उसमें आउटर मोस्ट पार्ट सेल वॉल पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई एक एनिमल किंगडम हम पढ़ चुके हैं, सॉरी डाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं, तो डाइवर्सिटी में आप लोगों ने देखा है कि जब भी आप बात करते हैं मुनेरा प्रोटिस्टा की, तो मुनेरा जो है वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो भाई एक्सेसिव चीज़ें इसके पास प्रेजेंट नहीं है प्रोटेक्शन देने के लिए। जब एक्सेसिव कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं है प्रोटेक्शन देने के लिए, फिर ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला तो सेल वॉल है ही है, लेकिन सेल वॉल के अलावा यहाँ पर स्लाइम लेयर की प्रेजेंस और होती है। ये स्लाइम लेयर स्लिपरी लेयर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल को या फिर प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरियल कह सकती हूँ मैं, कवर करने का काम करती है। अगर कंडीशन सेफ हैं तो स्लाइम लेयर बनी रहेगी, लेकिन अगर अनवांटेड कंडीशंस आ जाती हैं, अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में ये एक हार्ड कैप्सुलेटेड लेयर बना देता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ओके, इसके बाद स्लाइम लेयर के बाद जो नेक्स्ट हमें लेयर दिख रही है ये कहलाती है हमारी सेल वॉल। क्या कहलाती है, सेल वॉल। तो नेक्स्ट पार्ट हमने क्या बात किया, सेल वॉल की बात करी। थर्ड जब हम आगे बढ़े तो थर्ड आगे बढ़ने पे हमें क्या दिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टोटल आपका क्या कितनी लेस प्रेजेंट है, 3 लेस, 2 लेस प्रेजेंट है। टोटल लेस कितनी बन रही है, 3, और यही तीनों मिलके मैं क्या कह सकती हूँ, आपका सेल एनवलप कह सकती हूँ। सेल एनवलप क्यों कहा जा रहा है भाई, क्योंकि एक एनवलप की तरह जितना भी साइटोप्लाज्म वगैरह है इन सबको कवर करने का काम यही 3 लेयर्स जो हैं आपकी करती हैं। ओके, अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे देखा हमने साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका साइटोप्लाज्म।
भाई सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ें बताई, स्लाइम लेयर बताई, सेल वॉल बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए हमें अगेन कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है? 3 कंपोनेंट्स की। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव मेड, हमने बना दिया। दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, हमने बना दिया। तीसरा ये जो बीच में आपको कंसंट्रेटेड पार्ट दिख रहा है, पर एक्चुअली ये क्या चीज़ है ये हम समझते हैं। ये है आपका न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड, जो कि क्या बनाता है? आपका सर्कुलर डीएनए बनाता है। न्यूक्लियस मार्किंग मैंने यहाँ पर नहीं दी, बल्कि क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोइड नाम दिया है। न्यूक्लियोइड नाम दे दिया गया, या फिर मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है तो जो कि जेनेटिक मटेरियल का बना है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, अगर मैं ये बोलूँ क्लियर वर्ड्स में कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप भी हमारी मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर क्वेश्चन मार्क बना देंगे और बोलेंगे कि भाई अभी आपने कुछ टाइम पहले बोला कि जो सेल है उस सेल को सेल होने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत है। नाउ यू आर सेइंग कि यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये चीज़ गलत है। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, न्यूक्लियस है लेकिन अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाते हैं आपके आरएनए। मान लीजिए आरएनए प्रेजेंट है। ओके, सो अब जब हम आगे बढ़े, साइटोप्लाज्म आपने देख लिया, आरएनए आपने देख लिया, न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। ये जो लाइट जैसे स्ट्रक्चर मैंने इसकी मेम्ब्रेन पे बनाए हैं, छोटे छोटे राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं? ये हैं आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल सकती हूँ मैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी, आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है या तो फिम्ब्रेज होते हैं या फिर पाइलाइज होते हैं। फिम्ब्रे और पाइलाई। ओके, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पे। ये होते हैं आपके गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल के अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मार्किंग दे देती हूँ, राइबोसोम। राइबोसोम को ही जब एक लॉन्ग चेन में हम कलेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या बनाता है? आपका पॉलीराइबोसोम बनाता है। ओके, पॉलीराइबोसोम से जब हम आगे बढ़े तो पॉलीराइबोसोम से आगे बढ़ के साइटोप्लाज्म हो गया। ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बता दिए। बीच में आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको मैंने गैस वैक्यूल नाम दिया, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख गए। जैसे यहाँ पे फिम्ब्रे और पाइलाई हैं, इसी के जस्ट अपोजिट ये फिम्ब्रे पाइलाई सारे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका बेसल बॉडी, ये है आपका हुक, एंड दिस इज योर फिलामेंट, एंड 3 of the structure combinedly form फ्लैजिला। आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए फ्लैजिला में और किस में? हमारे पाइलाई और फिम्ब्रे में। पाइलाई और फिम्ब्रे जो हैं ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, हमारे फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके,
फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे आपको ये एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बड़ा सा, जो कि काफ़ी स्टिक्स आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके मीजोजोम्स। मीजोजोम्स को आप कंबाइन कर सकते हो आपके यूकेरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। भाई अब आप देखें यहाँ पे मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स लेबल किए, इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात अगर मैं करूं, या फिर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, सेंट्रोसोम्स की बात करूं, इन सब की प्रेजेंस आपको बहुत ही मतलब देखने को मिली ही नहीं। इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग किया जाता है। मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ मीजोजोम, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं आपके किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ चलती हैं वो इसी के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखें प्रोकैरियोटिक सेल में आपने क्या क्या देखा। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा जो वॉल लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सीलिया फिम्ब्रे पाइलाइस की प्रेजेंस है, फिम्ब्रेस पाइलाइस फ्लैजिला। न्यूक्लियस की फॉर्म में यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियोइड में एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अलावा पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में आपके आरएनए स्कैटर्ड रहते हैं। साइटोप्लाज्म आपकी सेल का लिक्विड मैट्रिक्स है जो कि प्रेजेंट होना मस्ट है। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ चारों ओर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और कई सारे राइबोसोम्स हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत होती है कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के थ्रू जुड़े होते हैं, तो ये कहलाता है आपका पॉलीराइबोसोम। स्लाइम लेयर का फंक्शन प्रोटेक्शन, कैप्सूल बनाएगा, प्रोटेक्शन देगा। स्लाइम लेयर अगेन जहाँ जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उससे प्रोटेक्शन देता है। सेल वॉल का भी काम यही है, एक प्रॉपर शेप रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सेल को बर्स्टिंग से बचाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी कंपोनेंट की एंट्री और एग्जिट को चेक करने का काम करती है। ओके, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमने गैस वैक्यूल की बात करी, फंक्शंस अलग अलग हैं जो कि करवाते चलेंगे हम। मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, एक्सटेंशन ही है इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का खिंचाव आपका क्या बनाता है, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम बनाता है। और यही मीजोसोम क्या करता है, ये मीजोसोम रेस्पिरेशन कराने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बढ़ गया, रेस्पिरेटरी एरिया बढ़ गया, तो ये एरिया बढ़ने पे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करवाई जाती हैं। तो ये आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंसिएशन दूँ तो हम क्या क्या कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। हम डायरेक्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट नहीं बोलते हैं, पर मैंने यहाँ लिख दिया है, हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैं बस कुछ बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ आप लोगों को इसके बीच में। दूसरा प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ट्रू सेल। यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है लेकिन इसके पास साथ मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इसके साथ साथ न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, यहाँ पे लिख दीजिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट।
यहाँ पर प्रेजेंट। सो मतलब ये बेसिक डिफरेंस तो काफ़ी सारे हैं, आप लोगों को जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आपको डिफरेंस खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जब आप बात कर रहे हैं बेसिक चीज़ों की, तो पहली चीज़ तो यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह हमने न्यूक्लियस को यहाँ पर क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोइड नाम दिया है। दूसरी मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में होती है। यहाँ ट्रू न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ट्रू। इसके साथ साथ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, ये आपका एक नया तरीके का सेल है। चौथा अगर मैं बात करूँ तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपके पास प्रेजेंट हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। तो हम इसका क्या जवाब देते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर अपनी खुद की एक कवरिंग प्रेजेंट हो। मतलब हमारे सेल के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनल जो कि सेल में होने के बावजूद भी अपनी एक सेपरेट कवरिंग जो है वो शो करते हैं। तो अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ लिया, अब जो हमें नेक्स्ट स्टडी करनी है वो है हमारे यूकैरियोटिक सेल की।
देखिए स्टूडेंट्स, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें मैंने दोनों पार्ट्स बनाए हैं, प्लांट सेल भी बनाया है और एनिमल सेल भी बनाया है। मतलब बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल्स एंड द प्लांट सेल। कुछ डिफरेंसेस होते हैं बेसिक, तो वो क्या क्या डिफरेंस हैं वो अभी हम जान लेंगे और समझ लेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ सिर्फ प्लांट में मिलती है वहाँ पे मैं स्टार लगा के स्ट्रिक लगा के उसको मार्क कर दूँगी, और जो सिर्फ एनिमल में मिलती है मैं वो भी मार्क कर दूँगी। ओके, तो देखें, है ये एक कॉमन एनिमल सेल का या फिर प्लांट सेल का यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ओके, तो इनिशिएशन अगेन हम वही करते हैं जो कि हम 3 बेसिक चीज़ें लेते हैं। सबसे पहला है आपका सेल वॉल। कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है ये हम सब समझेंगे। नेक्स्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस से निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आपके लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये हर जगह अलग होता है। छोटे बड़े, प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एनिमल में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये कहलाते हैं आपके वैक्यूल्स। क्या कहलाता है? वैक्यूल। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ये कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर पूरे पार्ट में, प्लांट में स्कैटर्ड होते हैं, ये कहलाते हैं आपके प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड ही है पर इसका स्ट्रक्चर बहुत डेवलप होता है तो इस वजह से ये मैंने आपको अलग से मार्क किया है। ओके, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको पूरे सेल में दिख रहा है, ये कहलाता है राइबोसोम्स, जो कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़े थे। ओके, राइबोसोम से अब जब हम आगे बढ़े तो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक रफ हो गया। अब बचा ये बीच का स्ट्रक्चर जो कि एक मेजर पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा है। ओके, इससे पहले एक ये पार्ट जिसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रोसोम। ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे मार्क कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी? सबसे पहले हमने बात करी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। ओके, अब आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चर पे। ये जो बीच में मेजर पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन, या फिर मैं डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही मार्क कर देती हूँ। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद ये जो है आपका, ये है आपका
न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका, स्ट्रक्चर नहीं एक तरीके का मैं बोल सकती हूँ फ्लूइड है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म से सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर दिखा ये है आपका न्यूक्लियर पोर। मेम्ब्रेन के अंदर आपको छोटे छोटे बीच में होल्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर बनाते हैं। और मेन स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज़ योर जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा क्या क्या पढ़ा जेनेटिक मटेरियल में, आरएनए पढ़ा, डीएनए पढ़ा, सर्कुलर डीएनए, ऐसे ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ये प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में हमने कई सारे पार्ट्स देखे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बनी है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियोलस से आगे बढ़ने पे हमें क्या दिखता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस फ्लूइड के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, और जेनेटिक मटेरियल से इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो होल्स आपको दिखे, जो पोर्स, जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स आपको दिखे, वो कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर। मैंने हर चीज़ को जो मार्किंग दी है वो न्यूक्लियर, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोलस सब न्यूक्लियो टर्म से ही मार्क किया है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, मतलब हमें याद नहीं करना पड़ेगा। इजी सा टर्म है कि भाई जब भी आप न्यूक्लियस की बात करो तो सारे टर्म किससे इंक्लूडेड होंगे, आपके न्यूक्लियस से ही बने होंगे। ओके, तो ये आपका क्या बनाता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस। क्लियर? तो अब जब भी हम बात करते हैं हमारे किसकी, एक यूकेरियोटिक सेल की, तो यूकेरियोटिक सेल, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यही है। यू कैन फाइंड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। कई सारे स्ट्रक्चर्स तो ऐसे हैं जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़े ही नहीं, कई क्या मेजर, बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट जो ऑर्गेनल्स हैं वो हमने नहीं पढ़े, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स पढ़े थे। फिर आपका ये पूरा का पूरा इतना लेबल्ड स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस का है वो नहीं पढ़ा। फिर हमने प्लास्टिड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, यूकेरियोटिक सेल में ही मिलते हैं। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लांट में मिलती हैं लेकिन एनिमल में नहीं मिलती, और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एनिमल में मिलते हैं लेकिन प्लांट में नहीं मिलते। लाइक सबसे, अब मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के मार्क कर रही हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द एनिमल एंड विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द प्लांट सेल। सो सेल वॉल की बात करी तो एस्ट्रिक लगा रही हूँ सेल वॉल पे, ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, प्लांट सेल। एस्ट्रिक लगा के मैंने क्या लिखा, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है आपका सेल वॉल, प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में और प्लांट में दोनों में मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल आपका, आप नीचे से लेके चलेंगे आपके मोनेरा प्रोटिस्टा से तो काइटिन की है, सेलुलोज की है, पैक्टिन की है, इन सब चीज़ों की सेल वॉल बनी होती है। तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म से जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एनिमल सेल की बात करो, प्लांट सेल की बात करो, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो, यूकैरियोटिक सेल की बात करो, मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। वैक्यूल्स भी प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है। कंपोजिशन जो है, सॉरी, वैक्यूल का जो क्या बोलें साइज़ है बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है प्लांट सेल में। तो इस वजह से बहुत सारी जगहों पे हमारे दिमाग में ये रह जाता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल प्लांट सेल में वैक्यूल है लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है, तो ये गलत है।
वैक्यूल तो एनिमल सेल में भी है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं और ब्रेक होके पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो 90% स्पेस जो है प्लांट सेल की वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। इस वजह से हम जवाब देते हैं कि प्लांट सेल में तो वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये गलत है, वैक्यूल जो है वो दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी एपैरेटस की। मैं ऐसे चल रही हूँ क्लॉकवाइज। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अगेन किस में प्रेजेंट है, आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट है। हम आए आगे सेंट्रोसोम के पास, एस्ट्रिक लगाया, भाई कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है या फिर प्लांट में प्रेजेंट है। तो ये एक इकलौता ऐसा सेल है जो कि ऑर्गेनल है, जो कि एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है पर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है यहाँ पे जो प्लांट में हो लेकिन एनिमल में ना हो, वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम एनिमल में है लेकिन प्लांट में नहीं है। बाकी सारी जितनी भी 1-2 ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे हैं वो सब किसके अंदर होते हैं, आपके प्लांट में तो होते हैं लेकिन एनिमल में नहीं होते, एक सेंट्रोसोम को छोड़ के। फिर मैंने बात करी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल। सो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स एक्चुअली एक ही चीज़ है, मतलब प्लास्टिड्स की ही कैटेगरी में इंक्लूड होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। बस मैंने मार्किंग कर दिया है, करना नहीं था, या तो मैं प्लास्टिड ही मार्क कर देती या क्लोरोप्लास्ट ही मार्क कर देती, बात एक ही है। क्योंकि प्लास्टिड फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमो और ल्यूको में मैंने प्लास्टिड को मार्किंग दे दिया और क्लोरोप्लास्ट मैंने अलग से लेबल करके आपको बता दिया। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। राइबोसोम्स भी प्लांट में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। अब जब मैं एक एक स्ट्रक्चर को आपको बताती जाऊंगी, अब प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हमने राइबोसोम्स का जिक्र किया, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने सेल वॉल का जिक्र किया, तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये जैसे जैसे हम सिंगल ऑर्गेनल को स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और है, ये तो रहे सारे के सारे ऑर्गेनल जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे सेल में, लेकिन इसके अलावा फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब भी मतलब ग्रैन्यूल्स हमारे साइटोप्लाज्म में लगातार प्रेजेंट होते हैं। भाई क्योंकि जब एक्टिविटी आप डिफरेंट करवा रहे हो तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बनाएगा, फूड की हेल्प से बनाएगा। तो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं आपके, मैं बात करूँ ग्लूकोज के ड्रॉपलेट्स हैं, प्रोटीन्स की जो चेन्स बनती जा रही हैं, वो सब चीज़ें भी इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक टर्म जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इज़ ऑर्गेनल्स। मैं एक टर्म बार बार जो इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, वो एक ऑर्गेनल टर्म का इस्तेमाल मैं बार बार कर रही हूँ। ये ऑर्गेनल का मतलब क्या है, अब आप समझें। जब भी आप ऑर्गेनल की बात करते हैं तो क्या ये ऑर्गन से बना है, क्या ये ऑर्गन से बना है? कई सारे ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनल कहते हैं, तो जवाब है नो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स। आप लोग ने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा, हम कुछ इस तरीके से मूव करते थे, सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ओके, हम ये एक पैटर्न पढ़ते थे। यहाँ पे ऑर्गेनल्स का जिक्र कहीं भी नहीं है। क्या फ़र्क है ऑर्गन में ऑर्गेनल्स में? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है और टिश्यू ऑर्गन बनाता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारा सेल जब आपस में इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, तब वो क्या बनाएगा, आपका ऑर्गन बनाएगा। लेकिन जब मैं ऑर्गेनल्स की बोलती हूँ तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स फॉर्म सेल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स फॉर्म्स सेल्स। ये क्या बना रहा है,
सेल बना रहा है। तो यहाँ पे आपने न्यूक्लियस की बात करी, इट इज़ एन ऑर्गेनल। मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो ये एक ऑर्गेनल है। मैं गोल्जी एपैरेटस की बात करूँ तो एक ऑर्गेनल है। सेंट्रोसोम की बात करूँ ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स ऑर्गेनल्स हैं। राइबोसोम्स ऑर्गेनल्स हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट आपको क्या दिख रहे हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनल्स। क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या है आपका, ऑर्गन एक ग्रुप ऑफ सेल है। तो नाउ अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि जब भी आपसे बात की जा रही है कि आप ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक सिंपल सी चीज़ है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि फंक्शंस को, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, तो जो डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाए जा रहे हैं वो उसी सेल के थ्रू परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म हुए वो हम किसके थ्रू करवाते हैं, ऑर्गेनल्स के थ्रू करवाते हैं। और ऑर्गन ग्रुप ऑफ सेल मिलके बॉडी में डिफरेंट या फिर मेजर रोल्स को प्ले करने का काम करता है। ओके, तो ये आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे एक एक स्ट्रक्चर में कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स को परफॉर्म किया जाता है। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिलोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं और किस चीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।